हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले जूलॉजी का 2024 नीट का पेपर। ठीक है, ज्ञानशिला एकेडमी के यूट्यूब पेज पे आपका स्वागत है। देखिए, आज हम इस पूरे पेपर को डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने बॉटनी का पेपर डिस्कस किया था, आज हम लोग जूलॉजी का पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम पूरा एक एक टॉपिक एनसीईआरटी में कहाँ मेंशन्ड है, कहाँ उसका डेटा गिवन है, आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। वैसे ही आज हम लोग जूलॉजी के पेपर में भी उसी तरह से उतने ही एक्सप्लेनेटरी डिटेल्स के साथ इसे कवर करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते चले। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। ठीक है, इसमें ये ऑप्शंस दिए हैं, इन्होंने 5 ऑप्शंस दिए। इनमें से हमें ये देखना है कि कहां से कंडक्शन कहां ट्रैवल करता है इन हार्ट। ठीक है, कंडक्शन ऑफ हार्ट करके पैराग्राफ मिलेगा आपको सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन। ठीक है, उसके अंदर हार्ट का डायग्राम है और उसमें एसए नोड एवी नोड के बारे में बताया गया है, जो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के कंडक्शन का रोल प्ले करते हैं इन द हार्ट। ठीक है, हार्ट का हम नेचर पढ़ते हैं, इट इज ऑटो एक्साइटेबल, वो खुद से ही एक्साइट होता है। कैसे एक्साइट होता है? एसए नोड इंपल्स जनरेट करती है, एट्रिया में डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर वो एवी बंडल पे जाती है या एवी नोड पे जाती है, एवी नोड से एवी बंडल पे, और इस तरह से इसका पूरा एक सीक्वेंस है जो हम देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले इंपल्स का जनरेशन, ऑटो एक्साइटेबिलिटी का रीजन कौन है? द नेचुरल पेसमेकर ऑफ आवर हार्ट, दैट इज एसए नोड। तो सबसे पहला एसए नोड। फिर एसए नोड से सिग्नल कहां ट्रैवल करता है? टू द एवी नोड, तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा एवी नोड। एवी नोड से ये सिग्नल एवी बंडल पे जाता है। ठीक है, तो थर्ड पे आ जाएगा एवी बंडल। आफ्टर दैट वो जो सिग्नल है एवी बंडल डिस्ट्रीब्यूट करता है इनटू द बंडल ब्रांचेस, और फिर उसके बाद जाता है वो पर्किंजे फाइबर्स। अगर आप हार्ट का डायग्राम देखेंगे, सिंपली अगर मैं एक बहुत ऐसे बेसिक सा डायग्राम अगर हार्ट का बनाऊं, ये हमारा पहला चेंबर हो गया, ये इधर आ जाएगा, ये इधर दूसरा चेंबर हो जाएगा, ये यहाँ पे हमारे वॉल्स हैं, ये ट्राइकस्पिड वॉल, ये बाइकस्पिड वॉल। यहाँ होती है एसए नोड, इन दोनों के जंक्शन पे इस रीजन में पाई जाएगी एवी नोड। एवी नोड से एक बंडल नीचे की तरफ आता है जिसे बोलते हैं एवी बंडल या बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस से फिर राइट एंड लेफ्ट बंडल निकलते हैं और उनसे फिर थ्रेड्स के फॉर्म में पर्किंजे फाइबर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, यहां उन्होंने नाम थोड़े अलग दिए जो हम आमतौर पे सुनते हैं। हम लोग बंडल ऑफ हिस जानते हैं, इन्होंने उस बंडल ऑफ हिस को एवी बंडल कह दिया। ठीक है, वैसे ही फिर बंडल ऑफ हिस डिवाइड होता है 2 बंडल सब बंडल्स में, जिन्हें हम बोलते हैं राइट बंडल एंड लेफ्ट बंडल। एनसीईआरटी में राइट एंड लेफ्ट बंडल के नाम से मेंशन्ड है वाला पार्ट, बट यहां पर इन लोगों ने उसे बंडल ब्रांचेस कह दिया कि जो बंडल ऑफ हिस है या एवी बंडल है उसकी ब्रांच हो गई। तो इस हिसाब से हमने सीक्वेंस जो लिखा है वो सही है। और आंसर कौन सा आ जाएगा इसमें? देखो, फर्स्ट ई, तो ई किस किस में है? 2 में है, तो ये बाकी दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। फिर ई के बाद कौन आ रहा है? सी, तो ई सी ई ए, मतलब ये फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है हमारा। ठीक है ना, तो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पे आते, देखो, इन बोथ सेक्सेस ऑफ कॉकरोच अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एनल सर्साई आर प्रेजेंट ऑन। एनल सर्साई दोनों में कहां प्रेजेंट होती है? कौन से सेगमेंट पे प्रेजेंट होती है बॉडी के? तो 10th सेगमेंट पे होती है। ये वाला पार्ट जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में 3 ऑर्गेनिजम्स के बारे में मेंशन्ड है, कॉकरोच, अर्थवर्म एंड फ्रॉग, जिसमें से हमें कॉकरोच वाले पार्ट में ये पूरा पोर्शन देखने को मिलने वाला है। कॉकरोच में जब आप उसके आगे वाले पोर्शन पे आओगे, थोड़ा सा मतलब जब आप उसकी एनाटॉमी को डिटेल में डिस्कस करने पे आओगे, तो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जहां गिवन है ना, उस पैराग्राफ के आसपास ही आपको ये डेटा मिल जाएगा कि 10th सेगमेंट पे एनल सर्साई होती है उसकी। ठीक है, ये सीधा फैक्ट है एनसीईआरटी का। नेक्स्ट आएगा, द फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जांपल्स ऑफ। ठीक है, अच्छा, पेंगुइन का ओरिजिन कहां से है? पेंगुइन का ओरिजिन है फ्रॉम द बर्ड्स एंड डॉल्फिन मैमल। ठीक है, तो इन दोनों का ओरिजिन अलग है, इसका मतलब इन दोनों की ग्रोथ अलग अलग टाइप में हुई है। लेकिन अब पेंगुइन के फ्लिपर काम क्या आते हैं? स्विमिंग, है ना। अच्छा, जमीन पर रहता है तो पेंगुइन के फ्लिपर उसके कुछ खासा काम के होते हैं क्या? नहीं। लेकिन जब वो वाटर में होता है तो उसके स्विमिंग में हेल्प करते हैं। सेम फॉर डॉल्फिन, डॉल्फिन के जो फ्लिपर्स होते हैं वो भी उसकी स्विमिंग में हेल्प करते हैं। मतलब फंक्शन सेम आ रहा है लेकिन ओरिजिन डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, कई लोगों को लगेगा कि ये दोनों ही सेम स्ट्रक्चर काइंड ऑफ हैं, तो एक तरह से इनका जो स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन डिफरेंट होगा, और इसको कुछ और मान लेंगे, उसको ये लोग डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की तरफ ले जाएंगे। लेकिन नहीं, यहां इसका आंसर आने वाला है कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन। व्हाई? जिसमें स्ट्रक्चर,
जो होगा वो डिफरेंट इन ओरिजिन हो और फंक्शन सेम हो या सिमिलर हो, ऐसी कंडीशन में हम लोग कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या फिर एनालॉगस ऑर्गन्स में इसे प्लेस करने वाले हैं। कोई डाउट अभी इसमें? ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट हमारा आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब जैसा हम पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पढ़ते हैं, कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। इसमें जब आप 3rd 4th पेज तक आओगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक डायग्राम है, पूरा एक 2D डायग्राम है सिंपल सा, ठीक है। वो हम लोग 10th में भी पढ़ते हैं सेम डायग्राम। उस डायग्राम में आप देखोगे तो आपको फेलोपियन ट्यूब के 3 रीजन्स बताए गए हैं। दैट इज, सबसे पहला आता है कॉनिकल पार्ट, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम फिम्बरी बोलते हैं, बट वो अलग से पार्ट नहीं, वो इनफंडिबुलम का ही पार्ट है। तो सबसे पहला पार्ट इनफंडिबुलम, फिर आ जाएगा एम्प्यूला, एम्प्यूला के बाद इस्थमस। 3 रीजन्स होते हैं, तो हमें ये तीनों नाम याद है। देखो, एम्प्यूला हो गया, इस्थमस हो गया, इनफंडिबुलम हो गया। फंडस नहीं होता। फंडस क्या होता है पता है? देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर हम ड्रॉ करें तो उसमें कुछ इस तरह से, अभी मैंने बहुत ऐसा रफ सा डायग्राम बनाया है, 1 मिनट, ठीक है। तो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डायग्राम जब बनाते हैं तो ये वाला जो रीजन है इसे हम फंडस कहते हैं, और बाकी ये यहां से यहां तक का पूरा रीजन जो है ये फेलोपियन ट्यूब है। इसमें लास्ट पोर्शन आता है इस्थमस, सेंट्रल पोर्शन आता है एम्प्यूला, और फ्रंट वाला ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं इनफंडिबुलम, ठीक है। तो इस टाइप से इसके पोर्शंस डिस्ट्रीब्यूटेड है। फंडस ये वाला पोर्शन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूटेराइन फंडस, ऑप्शन 1, ओके। नेक्स्ट पार्ट पे आते देखें, गिवन बिलो आर सम स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस। ह्यूमन इवोल्यूशन में आपने याद होगा जो इवोल्यूशन चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक ह्यूमन इवोल्यूशन है, ओरिजिन ऑफ मैन या ह्यूमन इवोल्यूशन नाम से एनसीईआरटी में गिवन है। अब जब ह्यूमन इवोल्यूशन स्टडी करेंगे तो उसके अंदर आपको देखने को मिलने वाले अलग अलग टाइप के, निएंडरथल, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, फिर होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, सबके अलग अलग नाम दिए हुए हैं। तो हमें इनको करेक्ट सीक्वेंस में जमाने कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, यही बोला है ना। देखो, अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस, पास्ट टू रिसेंट। पास्ट मतलब जो सबसे पुराना है, और रिसेंट जो सबसे नया है। सबसे नया तो हमें पता है सेपियंस है, तो ये लास्ट आने वाला है, मतलब बी ऑप्शन, जिसमें भी 4th होगा, 4 में से छांटना इसलिए 4th, जिसमें भी बी 4th दिखे वही होंगे, बाकी एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इस तरह से आप बेसिक फिल्टरेशन कर लें, और बाकी ऑप्शंस को एक बार जब आप रीड करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा होमो हैबिलिस, सेपियंस, निएंडरथल्स और होमो इरेक्टस। इन सब में सबसे पुराने होते हैं हैबिलिस, ठीक है। हैबिलिस जो है दे आर द ओल्डेस्ट वन, तो ये सबसे पहले आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इरेक्टस जिन्होंने सीधा खड़े होना चालू कर दिया था। निएंडरथल्स तो बहुत रीसेंट आ जाते हैं, ह्यूमंस हमसे जस्ट पहले जो होते हैं निएंडरथल्स में आ जाते हैं। इस तरह से जब हम इनको सीक्वेंस करेंगे तो आंसर आना चाहिए हमारा 4th। Why? बिकॉज देखो, सबसे पहले आ जाएगा होमो हैबिलिस, फिर कौन आ जाते हैं उनके बाद? इरेक्टस, इरेक्टस के बाद निएंडरथल्स, निएंडरथल्स के बाद सेपियंस। ये पूरा सीक्वेंस है जो आपको एनसीईआरटी में एज बाय एज देखने को मिल जाएगा और इजीली मिल जाएगा, ठीक है। ये इवोल्यूशन चैप्टर के लास्ट पैराग्राफ से क्वेश्चन था। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन कौन से हार्मोन? जो कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स होते हैं, जो स्टीरॉल डेरिवेटिव्स होते हैं, ऐसे हार्मोन्स को हम कंसीडर करते हैं स्टीरॉयड डेरिवेटिव्स, ठीक है। कॉर्टिसोल, हमें पता है ये पूरा हुआ एंडोक्राइन वाला चैप्टर है ना हमारा 11th का, ह्यूमन फिजियो लास्ट चैप्टर, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, उससे तो हमें पता है कि कॉर्टिसोल जो है एक स्टीरॉयडल हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन स्टीरॉयडल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन भी स्टीरॉयडल हार्मोन है, ग्लूकेगॉन ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन से बनता है, दैट्स व्हाई आंसर विल बी द ग्लूकेगॉन, ठीक है। ये सारे के सारे स्टीरॉयड हार्मोन है, ये वाला स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है, इस हिसाब से आ जाएगा आंसर हमारा ग्लूकेगॉन, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखो अगला क्वेश्चन है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, क्राइवन एबी, क्राइवन एसी एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। इसके बारे में देखते चलते, देखो सबसे पहले आता है अल्फा ट्रिप्सिन के बारे में, सॉरी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन के बारे में। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो मैच होगा फ्रॉम द एम्फाइसेमा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा क्राइवन एबी, क्राइवन एबी ये आपको याद होगा, तो चैप्टर है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में जब आप क्राई प्रोटीन के बारे में या बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर आपको बैसिलस थुरिंजिएंसिस से क्रिएट होने वाले अलग अलग टॉक्सिन्स के बारे में बताया गया, प्रोटॉक्सिन्स एंड टॉक्सिन। तो क्राइवन एबी, क्राइवन एसी, दीज आर टॉक्सिन्स, प्रोटॉक्सिन्स क्रिएटेड बाय
द बीटी, ठीक है। तो बीटी में बी वाला जो है मतलब क्राइवन ए बी वाला जो है इट विल मैच टू द कॉर्न बोरर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा कॉटन बोलवर्म, तो एसी कॉटन बोलवर्म। और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी ये आ जाएगी एडीए डेफिशिएंसी। जीन थेरेपी वाले पार्ट में अब जब एडीए डेफिशिएंसी के बारे में पढ़ोगे ना तो उसमें 3 मेथड्स बताइए एडीए डेफिशिएंसी को ट्रीट करने की। सबसे पहला है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, दूसरी बताइए जिसके अंदर डब्ल्यूबीसीज को बॉडी से निकाल लिया जाता है, उनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है, उनके अंदर जीन इनपुट किया जाता है, जीन को मतलब इंसर्ट किया जाता है, ऐसा जीन जो कि वहां पर क्या करने वाला है, एडीए प्रोड्यूस करवाने वाला है, ठीक है, ये होने वाला है। और थर्ड मेथड होती है कि बोन मैरो के अंदर इस जीन को इंसर्ट कर दिया जाए एट वेरी अर्ली एज। जब ऐसा होगा तो फिर लाइफ टाइम उसको कभी भी एडीए सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले की 2 मेथड टेम्पररी होती है और बोन मैरो के अंदर उसको इंसर्ट करना परमानेंट क्योर होता है। और ये जो फर्स्ट के अलावा बात की जो दोनों मेथड आती है, दीज मेथड्स आर फॉर आर बेस्ड ऑन जीन थेरेपी, दैट्स व्हाई हमने सारे मैच कर लिए। द आंसर विल बी ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। तो D2 हमें एक में ही दिख रहा है, 3 तो 3 लगा देते हैं। फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन की स्टेजेस हैं ये दी हुई है सारी, इनमें से हमें करेक्ट इनका क्या देखना है, सीक्वेंस। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस, हाँ मतलब पहले कौन बाद में कौन, उस हिसाब से इनको अरेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले कौन सी स्टेज होगी, देखो अगर हम लाइफ साइकिल पूरी एक सेल साइकिल ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर मियोसिस फेज तो छोटा सा आता है, उसके अंदर भी सबसे पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस, ठीक है। और इसके अलावा ये साइकिल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, G1, S, G2 और इन सबको मिला के कहते हैं एम फेज, ठीक है। ये हमारी सेल साइकिल होती है। तो अगर हम किसी सेल साइकिल का इनिशिएशन मानते हैं तो यहां एक नए सेल का जन्म हुआ है, तो सबसे पहला फेज आता है G1, ठीक है ना। तो G1 से स्टार्टिंग होगी, G1 विल बी द फर्स्ट फेज। उसके बाद फिर S दिख रहा है यहां, S फेज मतलब सिंथेसिस फेज, तो ये सेकेंड हो जाएगा। फिर आ जाएगा हमारा G2, 3, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो पूरा पोर्शन है इसमें साइटोकाइनेसिस को छोड़ दूं तो इस पूरे पोर्शन को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन कैरियोकाइनेसिस। तो फिर इन तीसरे के बाद आ जाएगा चौथा और ये आ जाएगा 5वां। इस तरह से ये सेट होगा। और इस सीक्वेंस में कौन लाई कर रहा है, जिसमें ई सबसे पहला, फिर सी दूसरा, ई देन सी, ई सी वाला एक ही ऑप्शन है, ये रहा 4th, ठीक है। तो हमने इनका सीक्वेंस फाइंड आउट किया और इस तरह से इसको प्लेस किया, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप कई बार सारे पॉइंट्स को पढ़े बिना इन चीजों को आसानी से समझ सकते हो और जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट अफेक्ट द हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करेगा। कहां मिलेगा ये हमें, ये मिलेगा इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर, जहां हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में दिया हुआ है। वहां 3 ग्राफ भी दिए हुए हैं, आप एक पेज पे याद रखें, है ना। तो उस पैराग्राफ में जहां ग्राफ दिए हुए हैं उसके सामने वाले पेज पे आप जब देखोगे तो वहां आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिनके बेसिस पर इवोल्यूशन होता है या जिनके बेसिस पर हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। जब भी हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है इट लीड्स टू द इवोल्यूशन, इट लीड्स टू द चेंज इन द स्पीशीज, या फिर उसमें एडाप्टेशंस में बदलाव आते हैं, उसमें कोई ना कोई जेनेटिक या इवोल्यूशनरी चेंज हमें रिपोर्ट होता है, ठीक है। जेनेटिक या फिर वी कैन से हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम जब जब डिस्टर्ब होगा तब तक म्यूटेशन देखने को मिलने वाला है या चेंज देखने को मिलने वाला है हमें, ठीक है। तो यहां कौन है जो नहीं करेगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट उसमें था, रिकॉम्बिनेशन उसमें था, जीन माइग्रेशन भी था, कांस्टेंट जीन पूल। जब जीन पूल कांस्टेंट होगा तो फिर कोई भी इक्विलिब्रियम में डिस्टरबेंस नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है। जब पूरा जीन पूल कांस्टेंट है उसके अंदर कोई वेरिएशन ही नहीं आ रहा, इसका मतलब म्यूटेशन या फिर नई स्पीशीज का फॉर्मेशन या एवोल्यूशन हो पाएगा क्या, नहीं। अगर ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में स्टेबल है तो उसके अंदर इवोल्यूशन देखने को नहीं मिलता, ठीक है। इसलिए आंसर आ गया इसका 4th, क्योंकि ये अकेला पॉइंट है जो कोई भी चेंज कॉज करने वाला नहीं है, बाकी सब पॉइंट्स में चेंज होने वाला है। ये तीनों के तीनों गिवन है इन द एनसीईआरटी, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, इस पेज के हो गए सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, इनमें से कौन कौन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं और बाकी नहीं है, मतलब हमें फिल्टर करना है जो हैं, बाकियों से हमें मतलब नहीं है, ठीक है। इसका आंसर हमें मिलेगा, देखते हैं, मायस्थेनिया ग्रेविस, क्या ये होता है, नहीं ये नहीं होता। गाउट भी नहीं होता। ये दोनों हमारे मसल से रिलेटेड या फिर वी कैन से हमारे लोकोमोटरी ऑर्गन्स से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं,
ठीक है। सिस्टमिक ल्यूपस आर्थिमेटोसिस, इसके बारे में हमने कहीं सुना नहीं है, तो अभी इसको हम होल्ड पे रखते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पार्ट आएगा, एक मिनट, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो रहेगा रिमेटेड आर्थराइटिस और मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी इसमें नहीं आना चाहिए। ओके, रिमेटेड आर्थराइटिस होता है, हमें पता है, ये जो है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, हमारा ही इम्यून सिस्टम इसे डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, गाउट, ये सब नहीं है। तो मतलब बी अभी तक हमें मिला है, जिसके अंदर बी हो वो ऑप्शन होगा, और ये सारे नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसका हमें पता नहीं है, ओनली बी कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या? नहीं, तो मतलब ये भी है, और इस हिसाब से ऑप्शन आ जाएगा सेकंड। ठीक है, क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग, मैच द लिस्ट लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। हमें दो लिस्ट मैच करनी है, इस पे आते हैं। तो ए है थायराइड, दूसरा है लेशमैनियासिस, थायराइड बोल रहा हूं मैं, गादा हूं, टाइफाइड है ये, है ना, टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिसऑर्डर है, तो ये हो गया। लेशमैनियासिस होल्ड करते हैं इसको हम लोग। रिंगवर्म हमें मालूम है फंगल डिसऑर्डर है। फिलेरियासिस ये एक निमेटोड से होने वाला डिसऑर्डर है, सही है। लास्ट आएगा लेशमैनियासिस, ये बचेगा, तो ये इसको हम लोग प्रोटोजोल कैटेगरी में डाल देंगे। ठीक है, लेशमानिया डोनोवानी से होने वाला डिसऑर्डर है ये। ठीक है, इसके बारे में एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन बाकियों के बारे में जरूर मेंशन है, तो हमने बाकी 3 से फिल्टर कर लिया इस आंसर को, सही है ना। तो टाइफाइड बैक्टीरियल है, मतलब ए का 4, जिसमें भी ए का 4 दिखे वही आंसर है, इजी। नेक्स्ट टेबल पे आए तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ये सब आपको मिलेगा। ब्रीदिंग है ना, जो हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का पुरानी बुक के हिसाब से सेकंड चैप्टर है उस यूनिट का, और नए जो एनसीईआरटी हैं जिनके अंदर डाइजेशन वाला चैप्टर हटा दिया गया है, उसमें ये फर्स्ट चैप्टर ऑफ द यूनिट है, ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन रिलेटेड जो चैप्टर है उसमें। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी ईसी की वैल्यू क्या होती है? हम लोग याद रखते हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है टीवी प्लस ईआरवी। ठीक है, यहां दिख रहा है कहीं टीवी ईआरवी, तो ये रहा सेकंड वन, ये रहा। फिर आ जाएगा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जो है वो, उसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ईआरवी प्लस आरवी। आरवी क्या होती है? जब हम फोर्सिबल एक्सपिरेशन कर दें तो लंग्स में बची हुई वॉल्यूम जो होती है उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। और अगर हम नहीं करें, एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो हमारे लंग्स में वॉल्यूम बचेगा वो होगा ईआरवी प्लस आरवी। ठीक है, मतलब ईआरवी भी क्या होती है? जो हम फोर्सिबल एक्सपायर करते हैं, एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जितना फोर्सिबली एक्सपायर कर सकते हैं, दैट वॉल्यूम इज कंसिडर्ड एज ईआरवी। तो इस तरह से हमारे नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जितना वॉल्यूम लंग्स में रिमेनिंग रहता है उसे हम बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, और उसकी वैल्यू आ जाएगी ईआरवी प्लस आरवी। ठीक है, इन दो ऑप्शन से भी वैसे तो मैच कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग आगे देख लेते हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की वैल्यू आ जाएगी टीवी प्लस आईआरवी। इन दोनों का फॉर्मूला बहुत रिलेटेड होता है एक्सपायरेटरी और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी से टीवी प्लस आईआरवी, ये रहा थर्ड ऑप्शन, ये मैच हो गया। लास्ट बचा वाइटल, मैं पढ़ भी नहीं रहा हूं, डायरेक्ट मैच कर दिया। वाइटल कैपेसिटी हम सबको पता है कि लंग्स में रेसिडुअल वॉल्यूम के अलावा जितनी भी वॉल्यूम एक्सचेंज करने की कैपेबिलिटी, मैं फोर्सिबली एक्सपायर कर दूं, पूरी वॉल्यूम लंग से बाहर निकाल दूं, उसके बाद मैं जितना इंस्पायर कर सकता हूं, क्या क्या इंस्पायर कर सकता हूं, कर दिया, उसके बाद लंग्स में बचेगा रेसिडुअल वॉल्यूम। उसके अलावा क्या क्या फिल हो सकता है? ईआरवी फिल होगा, ईआरवी फिल होने के बाद नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम फिल होगा, फिर आईआरवी फिल होगा। तो इन तीनों का समेशन जो है, देखो ईआरवी, टीवी और आईआरवी, ये हो जाएगा हमारा वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, ये हमारी वो कैपेसिटी है कि हम आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन कितना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर हम लंग में इनटेक कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। कोई डाउट अभी इसमें? ठीक, तो हमने सारे मैच कर लिए, इनके हिसाब से ऑप्शंस देख लेते हैं। ए का क्या आया है हमारा 2, और बी का क्या आया है हमारा 4। A2B4 किस में दिख रहा है? A2B4 फर्स्ट में दिख रहा है, लगा दिया, सही। अगले पे आते हैं हम लोग। तो यहां आ जाएगा नेक्स्ट टेबल, जिसमें डाउन सिंड्रोम, अल्फा बीटा थैलेसीमिया एंड क्लेनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में बताया गया है। तो डाउन सिंड्रोम 21st की ट्राइसोमी के कारण होता है। ये सेंटेंस तो रट रट के थक गए होगे आप लोग, है ना। जो डाउन सिंड्रोम होता है, इट इज ड्यू टू द ट्राइसोमी ऑन 21st क्रोमोसोम। जब 21वां क्रोमोसोम पेयर में होने की जगह ट्रिपलेट में हो जाए, 3 हो जाए,
एक ही जगह, तो इसके कारण होता है डाउन सिंड्रोम। ये हमें आंसर मिल गया पहला, ए का 3, ए का 3 यहां ढूंढ लो, ए का 3 एक में ही है, डायरेक्ट मिल गया। वैसे फिर भी मुझे एक्सप्लेनेशन बाकियों के देना चाहिए, मैं आपको बताता हूं। अल्फा थैलेसीमिया जो है ये 16th क्रोमोसोम का है, फिर जो बीटा थैलेसीमिया है ये 11th क्रोमोसोम से रिलेटेड, और क्लेनफेल्टर जो है ये 6 क्रोमोसोम या एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड डिसऑर्डर है। इस तरह से हमने इन सबको फिल्टर कर दिया। आंसर जो होगा वो हमारा ऑलरेडी टिक्ड है, थर्ड वन होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, एक असर्शन रीजन दिया हुआ है, पढ़ते हैं। FSH act upon ovarian follicle in female and Leydig cells in male. FSH मेल्स में लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है और फीमेल्स में ओवेरियन फॉलिकल पे एक्ट करता है। याद करें जरा, क्या ये सही है? FSH लेडिक सेल्स पे ही एक्ट करता है। वो मैच्योरेशन ऑफ द क्रिएटेड स्पर्म्स जो होते हैं उसके लिए या फिर फॉर्मेशन के लिए लेडिक सेल्स को इनिशिएट करता है टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स क्रिएट होते हैं, वो जाते हैं टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पास और स्पर्मेटोगोनिया को इनिशिएट करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, तो हाँ ये बात तो सही है कि लेडिक सेल्स में काम करता है FSH इन मेल्स। क्यों करता है? फॉर द रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन के रिलीज के लिए। फीमेल्स में FSH डायरेक्टली ओवेरियन फॉलिकल्स को इनिशिएट करता है फॉर द मैच्योरेशन, किसी भी एक फॉलिकल को इनिशिएट कर देता है टू गेट मैच्योर, और उससे बनेगा अल्टीमेटली ग्राफियन फॉलिकल, ओव्यूलेशन होगा और इस तरह से एक मेंस्ट्रुअल साइकिल रन होती है। पता ही है आप लोगों को ये बात। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, याला तो सेंटेंस सही है मतलब। ठीक है, क्या इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? रीजन, ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सेक्रेट ईस्ट्रोजन इन फीमेल्स while interstitial cell secrete androgen, interstitial cell secrete androgen in male human being। ठीक है, एक मिनट रुकना। देखिए छोटा सा इसमें एक एरर है। यहां पर जो ये स्टेटमेंट है इसमें मैं भी आप लोगों के साथ अभी जस्ट पेपर सॉल्व कर रहा हूं, मुझे भी अभी ही मिला है। देखें, जो लेडिक सेल वाला पार्ट है ये गलत है, यहां लेडिक सेल्स पे नहीं, ये पार्ट यहां होना चाहिए सर्टोली सेल्स। अगर होता तो ये करेक्ट होता, बट एसर्शन इस कारण से गलत हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, तो इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, growing ovarian follicle secrete estrogen in female while interstitial cell androgen in male human being। ठीक है, तो जो ओवेरियन फॉलिकल ग्रोइंग होता है ईस्ट्रोजन क्रिएट करता है। आप जब भी देखेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के नीचे एक ग्राफ दिया हुआ है, एक प्रॉपर एक पेज पर पूरा डायग्राम एंड ग्राफ दिया हुआ है। उसमें आप देखेंगे जब एक ओवेरियन फॉलिकल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होता है, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से जब वो ग्राफियन बन रहा होता है, उस समय ईस्ट्रोजन रिलीज चालू करता है। मतलब सीधी बात है, ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल ईस्ट्रोजन तो सेक्रेट करता है, ये वाला पार्ट सही है फीमेल्स में। वाइल इंटरस्टिशियल सेल्स हम लेडिक सेल्स को ही बोलते हैं जो एंड्रोजन क्रिएट करते हैं, मतलब ये वाला पॉइंट सही है। तो हमारा एसर्शन जो है फॉल्स है एंड रीजन ट्रू है, तो आंसर आ जाएगा फोर्थ वन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो इसमें आ जाएगा प्लूरोब्रेकिया, ये सारा डेटा उसका है, एनिमल किंगडम का है ना, एनिमल किंगडम का दिख रहा है। प्लूरोब्रेकिया, रेड्यूला, फिर रेड्यूला तो हमें मालूम मॉलस्क में होता है, दिख गया पहले ही तो मैंने डायरेक्टली लगा दिया। ठीक है, प्लूरोब्रेकिया भी हमें पता ही है कि टीनोफोरा का पार्ट है। स्टोमोकॉर्ड हेमिकॉर्डेटा में होती है, और एयर ब्लैडर हमें ऑस्टिक्टाइज में देखने को मिलती है। ठीक, इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है? ए का 2, बी का 1, A2B1, A2B1 ये रहा, ये लगा दिया। ठीक है, एनिमल किंगडम में जो डेटा दिया हुआ है ना पूरा, उनके इंडिविजुअल यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको जब आप स्टडी करोगे, जैसे मॉलस्क की बात बताई गई है यहाँ पर, रेड्यूला इज फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन इन द मॉलस्का। फिर आता है प्लूरोब्रेकिया जो होता है ये टीनोफोरा का एक स्पेशल फीचर है। ठीक है, मतलब ये उसका एग्जाम्पल है। स्टोमोकॉर्ड पाई जाती है, आपने देखा होगा बेलेनोग्लोसस का डायग्राम इन दी एनसीईआरटी हेमिकॉर्डेटा पैराग्राफ में, वहां आपको देखने को मिलेगी स्टोमोकॉर्ड। और ऑस्टिक्टाइज मतलब ऑस्टिक्टाइज बोनीफिशियस, उनके अंदर एयर ब्लैडर होती है ताकि वो अपनी बॉडी की बायंसी मेंटेन कर पाए, इसलिए उन्हें हमेशा स्विम नहीं करना पड़ता, सोते टाइम वो स्विम नहीं करते, वो फ्लोट कर जाते हैं अपने आप। लेकिन कॉन्ड्रिक्टाइज जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती है, उनके अंदर एयर कैविटीज नहीं होती, जिसके कारण वो फ्लोट नहीं कर पाते, इसलिए उनको स्लीपिंग टाइम में भी स्लोली स्विम करते रहना पड़ता है, क्योंकि बायंसी मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है, इसी कारण से इस तरह से हुआ। अगले पे आते हैं, देखो लिस्ट
है डाइकाइनेसिस, पेकाइटिन, जाइगोटिन, लेप्टोटिन, ये है मियोसिस 1 की अलग अलग स्टेजेस। किसकी स्टेजेस? मियोसिस 1 की अलग अलग स्टेजेस। तो डाइकाइनेसिस इसके अंदर क्या होता है? ये तो बिल्कुल टर्मिनल स्टेज है, आखिरी स्टेज है, ठीक है। कैसे देखते हैं हम इसको? सबसे पहले आता है लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, फिर पेकाइटिन, फिर डिप्लोटीन, फिर डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, 5 स्टेजेस में बटा होता है पूरा मियोसिस 1। लेप्टोटीन सबसे पहली स्टेज है, ठीक। स्टार्ट करते हैं डाइकाइनेसिस से, लास्ट स्टेज है। इस पे इनमें से क्या इवेंट होता है? तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं, कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा। तो हाँ, कियास्मेटा टर्मिनलाइजेशन यहां पर होता है पूरी तरह से, तो ये वाला पॉइंट है। क्रोमोसोम लुक्स लाइक थिन थ्रेड नहीं, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें पेकाइटिन, ये जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनती है ये पेकाइटिन में बनती है, ठीक है। फिर जाइगोटीन अगर आप देखोगे तो जाइगोटीन के अंदर आपको सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, और इसी के अंदर आपको क्लियर विजन मिलता है क्रोमोसोम का, ठीक है। धीरे धीरे क्रोमोसोम यहां पर एक दूसरे से चिपकने लगते हैं, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे से लाइगेट करने लगते हैं, ठीक है। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन है जाइगोटीन में देखने को मिलता है। अकेला बचा लेप्टोटीन, लेप्टोटीन का ये रहा, ठीक है। अब हम इस पे पूरा फिगर आउट करते हैं कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो देखो ए का 2, A2 किसमें दिख रहा है? ये रहा, आंसर मिल गया। नेक्स्ट आएगा द टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस स्टैंड फॉर, इसमें ट्यूमर इंड्यूसिंग है इसका मीनिंग, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। टीआई ट्यूमर इंड्यूसिंग होता है, ये एनसीईआरटी का सीधा सीधा डेटा है और बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि टीआई किसके लिए स्टैंड करता है, तो ट्यूमर इंड्यूसिंग होता है वो, ठीक है। ये पार्ट आपको मिलेगा उधर बायोटेक्नोलॉजी में, जो फर्स्ट चैप्टर है ना प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसमें मिलेगा। उसमें जब आप क्लोनिंग वेक्टर वाला जो पार्ट है ना, वो रिकॉग्निशन साइट्स, क्लोनिंग वेक्टर एंड ऑल, उस वाले पार्ट का लास्ट पैराग्राफ, क्लोनिंग वेक्टर का लास्ट पैराग्राफ, उसके अंदर आपको मिल जाएगा ये वाला पार्ट। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में क्लोनिंग वेक्टर टॉपिक के लास्ट पैराग्राफ जो दिया हुआ है पूरा, उसके अंदर मिलेगा ये। नेक्स्ट आता है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, इसको मैच करना है अगेन। कोकेन, हेरोइन, मॉर्फिन, मैरुआना, इफेक्टिव सीडेटिव्स इन सर्जरी, फिर कैनाबिस सटाइवा, एरिथ्रोजाइलम, एरिथ्रोजाइलम कोका होता है, कोकेन डायरेक्ट मैच कर दे रहा हूं, ठीक है। पेपेवर सोमनिफेरम, पेपेवर सोमनिफेरम किसका नाम है? याद करो, पेपेवर सोमनिफेरम, पेपेवर सोमनिफेरम, पेपेवर सोमनिफेरम है नाम। T2 मैरुआना, मैरुआना में मिलता है कैनाबिस सटाइवा, मतलब कैनाबिस प्लांट से, ठीक है। मॉर्फिन जो है एक ये सर्जरीज वगैरह में यूज होता है, और इसका आ जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि सर्जरी वाला जो पार्ट है इट इज उसमें सिर्फ मॉर्फिन आ सकता है। व्हाई? बिकॉज मॉर्फिन टिल डेट इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव पेन किलर। इससे इफेक्टिव पेन किलर नहीं पाया जाता, बट ये बहुत ज्यादा हैबिचुअल ड्रग है और बहुत ज्यादा पोटेंट ड्रग है, सीडेशन इफेक्ट भी बहुत ज्यादा हाई है इसका। दैट्स व्हाई मॉर्फिन जो है ये सर्जिकल ट्रीटमेंट, सर्जरीज वगैरह, या जनरली ये मोस्ट कॉमनली किन केसेस में यूज किया जाता है मैं आपको बताऊं कि हार्ट अटैक आया किसी पेशेंट को, ठीक है, और उस केस में भी उसको होश है, वो बेहोश नहीं हुआ है, या फिर कोई लिम्ब वगैरह कट गया एक्सीडेंट में, या बहुत सीवियर इंजरीज हैं जो उस पेशेंट के मतलब होश में रहते हुए उसको दिख रही है, तो उसे सीडेशन में ले जाने के लिए, उसे सुला देने के लिए, या पेन से रिलीफ दिलाने के लिए मॉर्फिन वगैरह यूज किया जाता है, इसीलिए इसको लिखा सर्जरी वगैरह में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ये वाला हमारा मैच हो गया। तो ए का 3, बी का 4, जिसमें A3 B4 दिखे वो आंसर है, A3 B4 फोर्थ में है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज टू द गिवन टेम्पलेट, ठीक है। ये टेम्पलेट दिया हुआ है, इसका हमें बताना है कि आरएनए कौन सा है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज से आरएनए बनाया है, सीधी सी बात है, तो वो क्या बनाएगा, ठीक है। यहां कौन सा स्ट्रैंड दिया हुआ है? गिवन टेम्पलेट, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो इसका पूरा अपोजिट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, आई मीन कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो टी के अपोजिट पे क्या लगता है? ए के अपोजिट में टी, लेकिन यहां नहीं लगेगा, आरएनए ना, आरएनए में टी नहीं होता, आरएनए में यू होता है, ठीक है। तो हम लिख लें अलग से तो हमें पता चल जाएगा, टी का ए फिर यू, और हाँ 3' एंड उधर है तो इधर 5' आएगा, क्योंकि एंटी पैरेलल सिंथेसिस होता है, ठीक है। देखते चलते इसको, ए फिर टी ए तो ए यू, फिर सी की अगेंस्ट जी, ए के अगेंस्ट यू, फिर टी के ए, जी से सी, सी
जी, ए से फिर यू यू यू, फिर आ जाएगा टी तो ए आ जाएगा, ए है तो यू आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर सी सी है मतलब जी और जी आ जाएगा, एंड ए की जगह यू, फिर टी से ए, देन सी से जी और ए से यू। ये आंसर होना चाहिए हमारा। ये कौन से मैच कर रहा है जरा हम वो देख लें। देखो अरे इसमें तो टी दिख गया तो ये तो हो ही नहीं सकता, हटाओ इसको सबसे पहले, ठीक है। फिर ए यू जी यू ट्रिपल ए यू जी यू ट्रिपल, ये ट्रिपल ए कैसे आया, यहां ये नहीं आना चाहिए था, ये ट्रिपल ए ये कितने बाद है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, टीजीजी है, इससे ट्रिपल ए ये नहीं हो सकता, तो सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा और आगे बढ़ते हैं, बाकी दोनों को कंपेयर करते चलो, इनमें क्या वैल्यू सेम दिख रही है और कहाँ डिफरेंस दिख रहा है। तो हमें डिफरेंस दिख रहा है यहाँ और यहाँ, बाकी तो ये सेम दिख रहे हैं दोनों, है ना। देख लेते हैं, पीछे से यू ए होना चाहिए और ये यू है, यहाँ पर जी ए, मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो ये आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। हमें बस देखना पड़ेगा कि डिफरेंसेस कहाँ हैं और उस बेसिस पर इसको फिल्टर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, टेबल। अगेन बहुत सारे टेबल थे जूलॉजी में, टेबल्स ही टेबल्स तो हैं पूरे पेपर में मैच करने को। पॉन्स मतलब पॉन्स वेरुला है, ये हमारे ब्रेन का पार्ट, हाइंड ब्रेन का। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस, मेड्यूला और सेरेबेलम, सब हमारे ब्रेन के पार्ट से ही है, ठीक। क्या क्या रोल है किस किस का। पॉन्स का रोल, ये हमारे अलग अलग ब्रेन के रीजन्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, उनके बीच में कनेक्टिंग रीजन का है, तो इसका आ जाएगा थर्ड, ठीक है। फिर जो अगला है बी वाला, बी है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी में क्या काम करता है, प्रोवाइड एडिशनल स्पेस न्यूरॉन्स के लिए, नहीं ये काम तो सेरेबेलम में होता है ना, सेरेबेलम में जो इनफोल्ड्स होते हैं वो फोल्ड्स बनते हैं, वो एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करने का काम करता है, तो सेरेबेलम का ही हो गया, ठीक। 2 हो गए। कंट्रोल्स रेस्पिरेटरी गैस्ट्रिक, ये मेडुला का रोल हो गया, ठीक है। लास्ट बचा न्यूरो सेक्रेटरी, यस हाइपोथैलेमस बनाता है ना हार्मोन्स, एंडोक्राइन हार्मोन्स बनते हैं कि नहीं हाइपोथैलेमस से। देखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन ये बनाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करने के लिए रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन बनाने का काम किसका, हाइपोथैलेमस का। इस हिसाब से ये इसमें आ जाएगा, तो बी का 4, यस बी का 4 एक में दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन है इसका सेकंड। नेक्स्ट आते हैं अगली लिस्ट पे। अगली लिस्ट में देखते हैं हम लोग लाइपेज, न्यूक्लियस, प्रोटीज, अमाइलेज, ठीक है। ये कौन कौन से बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे हैं उस हिसाब से ये शायद ऑप्शन हमें फिल्टर करने हैं, ठीक है। लाइपेज नहीं, शायद सिंथेसिस का है, ये कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं या किस बॉन्ड पे एक्ट करते हैं। लाइपेज आपको याद होगा, फिर आ जाएगा न्यूक्लियेज, ओके। लाइपेज जो होगा इसको अभी 1 मिनट रोक के चलते हैं। न्यूक्लियस, प्रोटीएस, प्रोटीएस का तो सीधा प्रोटीन से रिलेशन है, अमाइलेज का सीधा रिलेशन है कार्बोहाइड्रेट से, तो प्रोटीएस प्रोटीन, प्रोटीन मतलब पेप्टाइड बॉन्ड, सी का 1, है ना। देखो मैं भी बिल्कुल स्टूडेंट जैसा सोच के डील करता हूं, मुझे आंसर्स इसके ऑब्वियसली डायरेक्टली जल्दी मिल जाएंगे, लेकिन आप कैसा सोच सकते हो, क्या आपका थिंकिंग मेथड होना चाहिए, हम उस हिसाब से थोड़ा डील करें तो ज्यादा आसान होगा आप लोगों को समझने में भी और मुझे पढ़ाने में भी, सही है ना। फिर D3, क्यों, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हमें कार्बोहाइड्रेट में देखने को मिलते हैं। बायोमोलिक्यूल चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स जो होते हैं ना वो कार्बोहाइड्रेट में मिलते हैं, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वैसे तो न्यूक्लिक एसिड में भी होते हैं, बट वो किसके बीच में होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल और नाइट्रोजनस बेस के बीच में, बट उसके बारे में यहां जिक्र कुछ ऐसा है नहीं स्पेसिफिक, ठीक है। न्यूक्लियेज, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड लग रहा है, वाई न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड से चल रहा है वर्ड, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पाया जाता है इन दैट कंडीशन। लाइपेज जो होगा वो ईस्टर बॉन्ड बनाएगा, सीधी सी बात है, ईस्टरिफिकेशन से ही लिपिड का सिंथेसिस होता है। आप याद करें कि जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं मोनोग्लिसराइड, डाई या ट्राइग्लिसराइड बनाने के लिए, उस कंडीशन में ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन ही होती है, एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का आपस में रिएक्शन होके वाटर एलिमिनेट हो जाता है और वो दोनों मॉलिक्यूल्स फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे से, तो वो ईस्टर बॉन्ड ही है उन दोनों के बीच में। तो ये सारे हमें मिल गए, A2B4, A2B4 ये रहा, ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट पाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल और ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। नेचुरल या मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या क्या होती है, ट्रेडिशनल या नेचुरल, याद करते हैं हम लोग ऑन फिंगर टिप। सबसे पहले क्या आ जाएगी, लैक्टेशनल एमनोरिया मान लो, फिर पीरियडिक एब्स्टिनेंस और कोइटस इंटरप्टस, ये 3 मेथड्स हैं हम जो नेचुरल में पढ़ते हैं, सही है ना।
तो देखते हैं उन तीनों में से, हाँ कोइटस इंटरप्टस मिल गई, पीरियडिक एब्स्टिनेंस मिल गई, लैक्टेशनल एमनोरिया मिल गई, आंसर क्या हो गया फिर? वॉल्ट। ठीक है, वॉल्ट जो है ये एक फिजिकल बैरियर मेथड है, इसमें फिजिकल बैरियर से काम होता है बच्चा। ठीक है, आगे बढ़ते देखो। 3 types of muscles are given as A, B, C. Identify the correct matching pair along with their location in human body. ठीक है, कार्डियक मसल है, स्मूथ मसल है, नहीं एक मिनट, ब्रांचिंग है, इंटरकेलेटेड डिस्क है। कार्डियक मसल है, ये वाली कार्डियक है, ठीक है, ये स्मूथ मसल है, और ये वाली है हमारी स्केलेटल मसल। ठीक, फिल्टर कर ली, ये स्केलेटल मसल है ना, तो क्या ए हो गया स्केलेटल जिसमें हो, बी स्मूथ हो। ये वाले में बी स्मूथ नहीं दिख रही, हटा दो इसको। इस वाले में बी स्मूथ दिख रही, हो सकता है इस वाले में बी स्मूथ नहीं दिख रही, इनवॉलेंट्री हाँ हो सकती है ना, स्मूथ को इनवॉलेंट्री भी तो बोलते हैं, ये हो सकती है। इसमें स्केलेटल लिखी, ये हटा दो, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 बचे। अब बात करने वाले हम ए वाली मसल की। ए वाली मसल क्या है? स्केलेटल, मतलब ये हमारी वॉलेंट्री मसल है, तो इसमें स्केलेटल, ठीक है, तो ये पॉइंट करेक्ट हो गया। स्मूथ, ठीक है, स्टमक, ये पॉइंट करेक्ट हो गया, और यह हार्ट कार्डियक, ये पॉइंट करेक्ट हो गया। इधर देख लें अगले वाले में, तो स्मूथ हार्ट में कैसे हो सकती है, तो ये तो गलत हो गया, इस हिसाब से ऑप्शन आ जाएगा 2। ठीक है, हमने मसल्स के टाइप और उनकी लोकेशन के बेसिस पर इसको रिकॉग्नाइज किया और ये आंसर आया। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अ बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशंस फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट। कोई अगर एक बायोरिएक्टर है तो उससे ऑप्टिमल कंडीशंस ऑब्टेन करने के लिए, डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए उसमें ऑप्टिमल कंडीशंस देना पड़ती है हमें। सही बात है, बायोरिएक्टर में जब तक हम प्रॉपर टेम्परेचर, प्रेशर और पीएच एज वेल एज जो भी उसकी फिजिकल या बायोकेमिकल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं करेंगे, तब तक वो ऑप्टिमल कंडीशन में रन नहीं होने वाला। तो ये पॉइंट तो करेक्ट है, इनकरेक्ट ढूंढना है हमें। नेक्स्ट आएगा, मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर्स आर ऑफ स्टीयरिंग टाइप। यस, स्टीयरिंग टाइप बायोरिएक्टर्स ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा, बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर, नहीं लार्ज स्केल। ठीक है, तो ये पॉइंट गलत हो गया। लास्ट फिर भी पढ़ लेते, बायोरिएक्टर्स हैव एन एजिटेटर सिस्टम, एन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम। यस, होता है ये सब, तो हमें मिल गया हमारा आंसर, इट इज 3। ठीक है, बाकी सब पॉइंट्स करेक्ट है बायोरिएक्टर को लेकर। नेक्स्ट है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड ए एंड अदर लेबल्ड एज रीजन। हाँ, अरे असर्शन रीजन है, मैं भी कहाँ इसको रीड करने पे आ जाता हूँ। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी। क्या अर्ली पीरियड में ब्रेस्ट फीडिंग बेबी को डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं? हाँ, तो करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ब्रेस्ट फीडिंग में शुरू के पीरियड में कोलोस्ट्रम रिलीज होता है मदर्स मैमरी ग्लैंड से, और वो कोलोस्ट्रम ढेर सारी एंटीबॉडीज एज वेल एज हैवी अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन जो उस बेबी को एनवायरमेंट में या आउटसाइड सराउंडिंग में सर्वाइव करने में हेल्प करेगा। इन सब चीजों के लिए कोलोस्ट्रम या फिर मदर्स मिल्क का बेबी को मिलना बहुत जरूरी होता था। असर्शन तो करेक्ट है। कोलोस्ट्रम कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबी। यस, उसके अंदर सेवरल एंटीबॉडीज होती है जिसके कारण बेबी को रेजिस्टेंस मिलता है। तो ये तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी लग रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन इन एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में कैसी कंडीशंस होती हैं, वो हमें फेवरेबल कंडीशंस बता दी जिसके कारण ऑक्सीजन जो हो वो हीमोग्लोबिन से जुड़े। क्या कंडीशंस होगी, पढ़े ऑप्शंस। देखिए, सबसे पहले हाई PO2 एंड हाई PCO2। नहीं, PO2 हाई होता है लेकिन PCO2 लो होता है वहां इन एल्वियोलाई। हाई PO2 एंड लेसर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। हाँ, लेस H पॉजिटिव तो होता है क्योंकि सेल्स के नियर बाय हाई H पॉजिटिव कंसंट्रेशन होता है। ये मुझे सही लग रहा है अभी के लिए, फिर भी बाकी ऑप्शंस देखते हैं। लो PCO2 एंड हाई H पॉजिटिव नहीं होता। लो PCO2 एंड हाई टेम्परेचर, नहीं, वहां पर टेम्परेचर लो होता है। तो इस हिसाब से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये आपको मिलेगा जहां ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व दिया है ना, उसके पास में ये डेटा, उसी सामने वाले पैराग्राफ में जहां वो कर्व दिया उसके सामने वाले डेटा में, पैराग्राफ में ये सारा डेटा आपको मिलेगा। ठीक है, ये हाँ, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो टॉपिक दिया हुआ है उस पे मिलेगा। ये ब्रीदिंग वाले चैप्टर में लास्ट में ये टॉपिक है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एक ग्राफ दिया हुआ है उस टाइप का।
ठीक है, सैचुरेशन आ जाता है जिसमें O2 का, उसके बारे में बताया गया। मतलब वो ग्राफ का नाम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, बट वो एसोसिएशन को एक्सप्लेन करता है, सैचुरेशन ऑफ O2 विद द हीमोग्लोबिन को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फिर एक कॉमन कोल्ड, हीमोजोइन, विडाल टेस्ट और एलर्जी। विडाल टेस्ट तो हम आंख मूंद के बताएंगे, किसका है, टाइफाइड का है, ये लगाया, सही है। कॉमन कोल्ड ये राइनो वायरस दिख गया, हमें दूर से ही दिख गया। हीमोजोइन, हीमोजोइन हमें किसमें होता है, मलेरिया में, हीमोजोइन मलेरिया में प्रोड्यूस होता है। और डस्ट से क्या होता है, एलर्जी होती है। सारे ऑप्शंस मिल गए क्या हमें, ठीक है, सारे ऑप्शंस मिल गए हमें, ठीक। तो ए का हमें मिला है 3, A3 किधर है, एक में ही है क्या, वही रहा आंसर, ठीक है। A3 B1 C2 D4, ए का 3 B1 मतलब हाँ हीमोजोइन प्लाज्मोडियम आ जाएगा, विडाल टेस्ट फॉर टाइफाइड आ जाएगा, C का 2 और D का 4, यस करेक्ट है। Consider the following statements: annelids are true coelomates, poriferans are pseudocoelomates। फिर एस्केलमेंथिस आर एसिलोमेट, एस्केलमेंथिस में स्यूडोसिलोम होती है, तो ये वाला तो गलत हो गया, एसिलोमेट नहीं होते एस्केलमेंथिस। फिर पोरिफेरेंस आर स्यूडोसिलोमेट, इनमें सिलोम की बात ही नहीं करते जब लेयर ही ना हो, है ना, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कोई लेयर का मेंशन ही नहीं है इसीलिए। नेक्स्ट आएगा प्लैटिहेल्मिन्थिस स्यूडोसिलोमेट, एसिलोमेट होते हैं ये, तो ये भी गलत है, ठीक है। क्या बचा, एक बचा, वही करेक्ट है, तो एनिलिड्स ट्रू सिलोम होती है उनमें, तो ए ओनली, यस करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था। नेक्स्ट पे आएंगे हम लोग, देखो लिस्ट दी हुई है, नॉन मेडिकेटेड आईओडी, कॉपर रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग, इम्प्लांट। तो नॉन मेडिकेटेड आईओडी जो होती है वो कौन सी होती है इनमें से, देखिए ऑप्शंस, तो ये लिपीज लूप है, यहाँ इन्होंने थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, लिपीज लूप आएगा, ठीक है। कॉपर रिलीजिंग है, और इम्प्लांट्स का बोला तो इम्प्लांट्स में आ जाएगा प्रोजेस्ट्रोजेंस, ठीक है। प्रोजेस्ट्रोजेन एक केमिकल है या प्रोजेस्ट्रॉन का ही कुछ एक ऑल्टर्ड फॉर्म है जो कि इम्प्लांट्स में फिल करके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। LNG 20 हो गया और मल्टीलोड 375 हो गया, तो कॉपर रिलीजिंग वन जो होगी वो हो जाएगी मल्टीलोड 375, हार्मोन रिलीजिंग आ जाएगी LNG 20, ठीक है। कोई ऑप्शन मिला क्या इससे, ए का 3, बी का 1, A3B1, A3B1, A3, हाँ तो ये दो में मिला, A3B1। फिर क्या है, सी का 4, C4, दोनों में से C4 इसमें, तो ये वाला आंसर करेक्ट है, ठीक है। हमने इस तरह से आंसर निकाला, यहां आ जाएगा हमारा ये फोर्थ आंसर, और ये मैच आपको दिख ही रहा है। फिर अगले पे आते हैं, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, उनके बारे में बताना है, दोनों सही है दोनों गलत है, क्या कंडीशन है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है, इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्पर्मिएबल टू वाटर। डिसेंडिंग लिम्ब, नीचे जाने वाला लिम्ब, जैसे हेनले लूप में ऐसे ये लिम्ब होता है, ये वाला डिसेंडिंग कहलाता है, ये वाला असेंडिंग कहलाता है। तो डिसेंडिंग इम्पर्मिएबल टू वाटर नहीं, इससे तो वाटर एब्जॉर्ब होता है और इससे सोडियम एब्जॉर्ब होता है, तो ये वाटर के, जब इससे वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है ना, इससे वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ये तो वाटर के लिए परमिएबल निकला, तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया गलत, ये इम्पर्मिएबल नहीं था, परमिएबल है वाटर के लिए, ठीक है। और इम्पर्मिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्टेटमेंट उल्टा हो गया ये यहाँ पर, या असेंडिंग होता या तो ये होता या असेंडिंग होता, यहाँ तो सही होता। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय सिंपल कॉलमनर ब्रश बॉर्डर एपिथेलिया एंड इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन, प्रॉक्सिमल PCT। द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय सिंपल कॉलमनर ब्रश बॉर्डर, कॉलमनर ब्रश बॉर्डर रीअब्जॉर्प्शन के लिए है, एपिथेलिया इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन, नहीं, ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा गलत है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर आना चाहिए दोनों स्टेटमेंट गलत, तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स किसमें, सेकंड वाले में, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, द फॉलोइंग डायग्राम, रेस्ट्रिक्शन साइट दी हुई है, इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBr322, रोल ऑफ X एंड Y, X क्या है, ये रहा X एंड Y, मतलब X और Y, ये दो चीजें बताई गई है, इनका रोल बताना है हमें। X तो हमें वो दिख रहा है, ORI साइट है ये, तो ये इसमें इसके रेप्लिकेशन या कॉपी नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। X रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक, बिल्कुल नहीं, ठीक है, नहीं। और ये वाली साइट वो है, ये ORI है, और दूसरी साइट है ये Y, प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, यस, तो ये प्रोटीन वाली साइट है, ठीक। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2, कॉपी नंबर X से कॉपी नंबर चलेगा, X में ये देखो कंट्रोलिंग कॉपी नंबर, थर्ड ऑप्शन पढ़ते, द जीन इज
फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, नहीं प्रोटीन नहीं बनाता है, ये तो कॉपी नंबर डिसाइड करता है, ORI साइट है। और रेजिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक वाई नहीं, उसके लिए ये 2 साइट्स हैं रेजिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक के लिए, ठीक। नेक्स्ट आ जाएगा जीन एक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकॉग्निशन साइट, बिल्कुल नहीं, तो आंसर 2 है इसका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अगेन मैंने बोला था ना बहुत सारे इन्होंने ये मैच द कॉलम लिस्ट 1 लिस्ट 2 इतने सारे दे रखे हैं, इसमें पढ़ते ही रहो। लेंदी रहा, इजी था बहुत पेपर, बायो का बहुत इजी रहा पेपर, बट लेंदी बहुत ज्यादा था, ठीक है। एक्सोनीम, कार्टविल पैटर्न, क्रिस्टा, सैटेलाइट। कार्टविल तो हम आंख बंद करके बता सकते हैं ये सेंट्रियोल है, ये सेंट्रोसोम है, ठीक। क्रिस्टा, क्रिस्टा किसका पार्ट होता है, सोचो सोचो जल्दी जल्दी। क्रिस्टा पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये माइटोकॉन्ड्रिया पे ले आओ। सैटेलाइट क्रोमोसोम में होती है, एक ही बच्चा, एक्सोनीम, सीलिया फ्लैजेला। इजी, जल्दी मैच हो गया ये तो। ये सेल वाले चैप्टर में आपको मिलेगा, अलग अलग जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनके अलग अलग सब पार्ट्स होते हैं, वहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से टेबल मैच होती है। तो देखें ए का क्या आया, 2 आया, बी का 1, A2B1 कहीं दिख रहा है, A2B1 यही एक में ही है, तो यही आंसर। फिर लिस्ट मैच करनी है। ये आ गया हमारा एनिमल किंगडम से फिर से क्वेश्चन। ए है टेरोफाइलम। टेरोफाइलम किसको बोलते हैं, नाम याद है, बायोलॉजिकल नेम्स याद करे कि नहीं आप लोगों ने। देखो बायोलॉजिकल नेम अगर याद करे होंगे ढंग से तो आपको पता होगा कि ए जो है टेरोफाइलम जो है हम लोग बोलते हैं एंजल फिश को, ठीक है। फिर मिक्सिन कहते हैं हैग फिश को, रिस्टिस कहते हैं, रिस्टिस, एक मिनट, एक मिनट, हाँ सही लगाया ना मैंने मिक्सिन का, बी का 1, सी फिर आ जाएगा सॉफिश, एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, हाँ करेक्ट है। पता नहीं क्यों कंफ्यूज हुआ, सही था ये तो, ठीक। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है इससे, देखें A3 का ऑप्शन एक है, फिर बी का जा रहा है 1, तो B1, A3B1 किस में जा रहा है, A3B1 ये रहा, ये लगाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं लिस्ट 1 लिस्ट 2। फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट, हिंज जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट्स की बात करते हैं सबसे पहले। फाइब्रस जॉइंट जहां मूवमेंट बिल्कुल अलाउड ना हो, ये सारा हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर लास्ट टॉपिक जाएगा बिल्कुल। तो फाइब्रस जॉइंट्स में जहां मूवमेंट बिल्कुल अलाउड ना हो, तो मूवमेंट का अलाउड नहीं होता स्कल की मसल में, सही है ना। तो इस हिसाब से ए का आ जाएगा 3। कार्टिलेजिनस जहां रेस्ट्रिक्टेड मोशन बट मोशन अलाउ होता है, जैसे हमारा वर्टिब्रल कॉलम है ना, हम लोग बेंड कर सकते हैं बट एक लिमिट है उसकी, तो उस हिसाब से कार्टिलेजिनस जॉइंट के लिए आ जाएगा नी, नहीं, ह्यूमरस पेक्टोरल गर्डल बिल्कुल नहीं, एडजेसेंट वर्टिब्रा यस, ये आ जाएगा। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट हमारा कौन सा है, ये एल्बो वाला जॉइंट, हमारा नी वाला जॉइंट है ना। ये जॉइंट्स जो होते हैं हमारे, ये होते हैं हिंज जॉइंट। और बॉल एंड सॉकेट हमारा शोल्डर एंड फीमर का हमारे पेल्विक गर्डल से आर्टिकुलेशन जो होता है वो होता है। तो बॉल एंड सॉकेट हमें मिल जाएगा ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल ये वाला, और ये आ जाएगा लास्ट वाला। ये हो गया टेबल मैच। इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है, ए का आ गया 3, बी का आया है 1, सी का आया है 4, A3B1 C4, A3B1 C4 एक में दिख रहा है ये रहा। नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें फिर, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। एनसीईआरटी में क्लियर गिवन है कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ या ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में जहां हाइमेन के बारे में मेंशन्ड है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल के बारे में मेंशन्ड है, वहां पर क्लियर लिखा है पैराग्राफ के एंड होने से थोड़ा सा ऊपर कि हाइमेन की प्रेजेंस इट इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर, क्योंकि ये कई रीजन से ब्रेकडाउन हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा द हाइमन इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस ओनली, रॉन्ग, ठीक है। साइकिलिंग से ब्रेकडाउन हो सकती है, हैवी एथलेटिक एक्सरसाइजेस से, स्ट्रेचिंग वगैरह से ब्रेकडाउन हो सकती है, ऐसा एनसीईआरटी कहती है। तो इस हिसाब से फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। इस हिसाब से क्या आ जाएगा आंसर, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड फॉल्स, ये रहा आंसर, ठीक है ना। तो फिर आ जाते हैं हम लोग सेक्शन बी पे, अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी, ठीक है ना। सेक्शन बी देखो, इसमें दिया है पहला क्वेश्चन अबाउट द स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2,
करेक्ट और इनकरेक्ट ढूंढने फिर से हमें। Gauss competitive exclusion principle states that two closely related species competing for different resources cannot exist indefinitely. ठीक है, तो दो जो स्पीशीज है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द डिफरेंट रिसोर्सेज, ये गलत हो गया ना, सेम रिसोर्सेज होता तो हम मान लेते, डिफरेंट नहीं होना चाहिए था, तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। ठीक है ना। सेकंड स्टेटमेंट पढ़े, देखो, अकॉर्डिंग टू गॉस प्रिंसिपल ड्यूरिंग कंपटीशन द इंफीरियर विल बी एलिमिनेटेड, दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेस आर लिमिटिंग। रिसोर्सेस अगर भरपूर होते, ज्यादा होते अमाउंट में, तो दोनों कोएग्जिस्ट कर सकते थे, लेकिन रिसोर्सेस लिमिटिंग होंगे तो वीकर वन विल गेट एलिमिनेटेड, इसलिए स्टेटमेंट करेक्ट है। उस हिसाब से आंसर जो करेक्ट होगा वो होगा फोर्थ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड, इसके आगे भी क्वेश्चन है क्या, ये अधूरा क्या है क्या? हाँ आगे भी, अरे हाँ 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 आगे भी है। स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड, गिजर्ड, सीका, मालपिगियन ट्यूब्यूल, और अगला क्या है, अगला है क्रॉप। तो पहला तो ये वो इससे ही मैच होगा क्रॉप से, क्योंकि क्रॉप इज एनालॉगस टू द स्टमक ऑफ ह्यूमन। ठीक है, जैसे हमारा जो फूड स्टोर्ड है वो स्टमक में, और उसके बाद फिर वो आगे पास ऑन होता है एज पर द रिक्वायरमेंट, है ना। तो ए का आ जाएगा, इसका आ जाएगा फोर्थ। अगला क्या है, मतलब पीछे अब हमें सिर्फ वो उसको देखने जाने के लिए पड़ेगा। रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स एट जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। ठीक, तो रिंग्स होती हैं, ये अरेंजमेंट है गिजर्ड का, 100 से 150 येलो कलर्ड फिलामेंटस ट्यूब्यूल मिडगट हाइंडगट के जंक्शन पे, ये हो गई मालपिगियन ट्यूब्यूल। नेक्स्ट को देखें तो क्या दिया है, द स्ट्रक्चर यूज फॉर ग्राइंडिंग द फूड, फूड की ग्राइंडिंग के लिए जो स्ट्रक्चर यूज आता है वो हो जाएगा गैस्ट्रिक सीका। ठीक, तो 2 आ जाएगा फॉर द डी, D2। आगे चल के ऑप्शन देखें, सॉरी एक मिनट, कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। तो हाँ, ए का तो 4 है फॉर श्योर, ये तो हमें समझ में आ गया। फिर ग्राइंडिंग वाले पार्ट के लिए गिजर्ड आ जाएगा, ये आ जाएगा डी का। ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स सीका, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स, तो B2 B2C3 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 B2C3, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, B2C3 ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। इन दोनों में से एक आंसर आएगा, ए का 4 हमने देखा है, तो इन दोनों में से ए का 4 इसमें मिल रहा है, ये वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ क्या वो आगे पीछे पेज है ना, थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए बढ़ गया। देखो, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, स्ट्रक्चर यूज फॉर स्टोरिंग फूड, फूड जो स्टोर करता है ना कॉकरोच, वो करता है क्रॉप में। क्रॉप स्टमक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें फूड स्टोर होता है। अगला स्टेटमेंट देखो, 6 से 8 रिंग्स हैं जो फोरगट मिडगट के जंक्शन पे हैं। ठीक है, तो वो है सीका। ठीक, सीका नाम की ट्यूब्यूल्स होती है। 100 से 150 येलो कलर ट्यूब्यूल थिन फिलामेंटस, ये एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स हैं जो कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीशन का रोल प्ले करेगी, और वो है मालपिजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक, नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा हमारा, किसका एक्सप्लेनेशन देखो, द स्ट्रक्चर यूज फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ग्राइंडिंग के लिए जो यूज होता है पार्ट वो होता है गिजर्ड। ठीक है, टीथ नहीं होते इनमें, जॉ होता है, जॉ के अंदर फिर थोड़ा सा इंटरनल पार्ट में क्या होता है, गिजर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट द नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, अच्छा ये ऊपर वाला क्वेश्चन आपको पूरा कॉकरोच वाले में अलग अलग प्लेसेस पे छोटी छोटी जो डिटेल्स अलग अलग पैराग्राफ में दी हुई है। तो सबसे पहले डाइजेशन की डिटेल दी हुई है। जब एनाटमी स्टार्ट होगी ना उसमें, तो सबसे पहले पैराग्राफ जो एक्सप्लेन करेगा वो एक जनरल एनाटमी, और उसके बाद फिर डाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन करेगा। तो जो डाइजेशन के बारे में एक्सप्लेनेशन है उसमें ये सब मिल जाएगा आपको, सारे के सारे फैक्ट्स एक साथ मिल जाएंगे वहां। द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट द नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स, फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स ना, गिल स्लिट्स तो मतलब कॉर्डेट्स के अंदर होते हैं, नॉट ओनली मैमल्स बट कॉर्डेट्स में होते हैं। नोटोकॉर्ड एब्सेंट, यस नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल नहीं, नहीं ये वाला पार्ट जो है क्या ढूंढना है इसमें, स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन कॉर्डेट्स। ओके, ए तो गलत है फॉर श्योर, बी सही है ये भी फॉर श्योर, और फिर आ जाएगा हमारा सी, नर्वस सिस्टम डॉर्सल नहीं, इनमें वेंट्रल होता है, हमारे अंदर डॉर्सल है, देखो ना ये डॉर्सल आता है ना हमारा नर्वस सिस्टम, पूरा स्पाइनल कॉर्ड हमारे बैक साइड है, मतलब डॉर्सल साइड है, हेड हमारा पूरा डॉर्सल साइड जाता है, तो इस तरह से डॉर्सल होता है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाएगा हार्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट,
हार्ट हम लोगों में, ह्यूमंस में देखते हैं हम लोग वेंट्रल होता है ना, तो इनमें डॉर्सल होगा। सही बात है, जैसे कॉकरोच आप देख लो, कॉकरोच के अंदर आपको हार्ट डॉर्सल मिलता है, ठीक है, ये बात भी आपको कॉकरोच वाले चैप्टर में मिल जाएगी इजीली उससे। पोस्टेनल टेल एब्सेंट, तो पोस्टेनल टेल एब्सेंट, सही बात है, इनमें पोस्टेनल टेल नहीं होती है, पोस्टेनल टेल तो कॉर्डेट्स में होती है। तो इस हिसाब से बी करेक्ट है, डी करेक्ट है और ई करेक्ट है, बी डी ई किसमें, थर्ड ऑप्शन में, ये रहा। अगले पे आते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो जिनका लूप ऑफ एनले लंबा होता है और जो नीचे तक पूरा जाते हैं वासा रेक्टा सहित, ये जो लूप ऑफ एनले होते हैं, लंबे लूप ऑफ एनले वाटर रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करते हैं, उसमें हमारी हेल्प करते हैं जक्स्टामेडुलरी वंस, ठीक है। इनका जो लूप ऑफ एनले वो मेडुला में डीपन होता है, ज्यादा डीप तक गया हुआ होता है। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन आर लोकेटेड इन द कॉलम ऑफ बर्टिनी, कॉलम ऑफ बर्टिनी में होते हैं क्या, नहीं, गलत है ये, क्या बोला, करेक्ट बोला है ना, हाँ ठीक है। रीनल कॉर्पसेल्स ऑफ जक्स्टामेडुलरी, कॉर्पसल मतलब वही हमारा बोमन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस वाला पार्ट, लाइज इन द आउटर पोर्शन ऑफ द रीनल मेडुला, आउटर नहीं, कॉर्टेक्स में होता है। लूप ऑफ एनले ऑफ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन रन्स डीप इनटू द मेडुला, ये सही बात है। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन आउट नंबर द कॉर्टिकल नेफ्रॉन, नहीं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज्यादा होते हैं, जक्स्टामेडुलरी कम होते हैं, तो इस हिसाब से थर्ड करेक्ट है, तो ये आंसर ही आ जाएगा हमारा, ठीक है। गिवन बिलो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, क्या करेक्ट क्या इनकरेक्ट देखना है। द सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक्ट, sorry, the cerebral hemispheres are connected by nerve tract known as corpus callosum, हेमिस्फीयर्स को आपस में जोड़ने वाला, इंटरलिंक करने वाला कॉर्पस कैलोसम होता है, ये वाला पार्ट तो बिल्कुल करेक्ट है, सही है ना। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, कॉर्पस कैलोसम वाला। द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स एंड सेरेब्रम, सेरेब्रम नहीं, सेरेब्रम नहीं, इसके लिए हमारा मिड ब्रेन होता है, पॉन्स होता है, मेडुला होता है और स्पाइनल कॉर्ड, ये वाला जो रीजन होता है ना, ये हमारा ब्रेन स्टेम बनाता है। इसमें सेरेबेलम भी इंक्लूडेड नहीं होता ना, सेरेब्रम इंक्लूडेड होता है, तो ये वाला जो हुआ ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स, 1 ट्रू 2 फॉल्स, दोनों करेक्ट बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 दोनों इनकरेक्ट बोल रहा है, नहीं, स्टेटमेंट 1 करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, थर्ड वाला, ठीक। नेक्स्ट पे आ रहे हैं, देखो, बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक, इसमें ये वाला पार्ट करेक्ट है, ठीक है। बोन मैरो हमारा चीफ लिम्फोइड ऑर्गन है जिसके अंदर हमारे ब्लड सेल्स वगैरह का सिंथेसिस होता है, ठीक है। हेमेटोपोएसिस या हीमोपोएसिस जो प्रोसेस है वो कहाँ होती है, बोन मैरो में ही होती है, ये आरबीसी प्रोडक्शन तक का काम करता है, मतलब सही बात है, ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन, लिम्फोसाइट्स वगैरह का प्रोडक्शन बोन मैरो में होता है, चीफ लिम्फोइड ऑर्गन है, सही। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, यस, थाइमस ग्लैंड आप लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन चैप्टर में पढ़ेंगे कि थाइमस ग्लैंड के अंदर मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट होता है, ये उसका फंक्शन है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो इस हिसाब से बोथ करेक्ट का ऑप्शन ढूंढे, 1 2 करेक्ट फर्स्ट। रिगार्डिंग कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंशियल स्टेप, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मतलब एंजाइम से किस तरह से पूरा, मतलब सबस्ट्रेट और एंजाइम का कैसे रिएक्शन होगा और क्या क्या स्टेप्स किस सीक्वेंस में इन्वॉल्व होगी वो हमें बताना है। फ्री एंजाइम रेडी टू बाइंड विद अनदर सबस्ट्रेट, ये तो लास्ट पॉइंट जैसा कुछ दिख रहा है, मतलब एकदम बाद में आने वाली चीज है, ये एंड साइड होने वाली प्रोसेस है ये, ठीक है। सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ए, ये थोड़ा देखते हैं इसको। फिर रिलीज ऑफ प्रोडक्ट, नहीं, ये भी बाद में होने वाली प्रोसेस में से एक है। केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रोकन, सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट, हाँ सबसे पहले सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे बाइंड होता है, फिर इन दोनों का कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड टूटते हैं, टूटने से फिर फ्री एंजाइम रेडी टू बाइंड अनदर, नहीं, उससे पहले 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है ना, यस, फिर उसके बाद प्रोडक्ट का रिलीज होता है और उसके बाद फिर अगले से बाइंड होने के लिए रेडी होता है, मतलब ई ए डी सी बी, 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 ठीक। अगले पे आ रहे हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन एबीसीडी विद रिस्पेक्ट टू द स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड जो भी सीक्वेंस है या फिर जो भी यहां पर बताए गए एरोज या पॉइंट्स उनको हमें बताना है।
तो GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन LH रिलीज करवाता है और साथ साथ FSH रिलीज करवाता है। तो A तो है FSH, ठीक, तो इनको रेस्पेक्टिवली अरेंज करना है ABCD। FSH जिसमें दिखे वो छोड़ो, बाकी दोनों ऑप्शंस काट दो। तो इसमें से सेकंड ऑप्शन गया और फोर्थ ऑप्शन गया, ठीक। फिर क्या बोला है, बी इज दिस, तो LH, और ये मेल्स में है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस मेल, ऑब्वियस सी बात है। LH फिर कुछ उससे एंड्रोजन रिलीज होता है, तो ये कहाँ जाके एक्ट करता है, ये जाता है लेडिक सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। लेडिक दिया हुआ है, और ऑप्शन कौन कौन से बचे, 1 3, यहाँ सर्टोली दिया हुआ है, हाँ तो मिल गया, ये वाला करेक्ट है, ज़्यादा जाना ही नहीं पड़ा, A और B में सॉल्व हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है, इसका फर्स्ट वाला आ जाएगा। C और D एक बार देख लेते हैं। A पे आ गया हमारा LH, इधर FSH क्या करता है, जिससे फैक्टर्स रिलीज होते हैं, तो इससे मैच कर लेते हैं। ये जाता है सर्टोली सेल्स पे, वो फैक्टर्स रिलीज करते हैं जिससे आगे चल के स्पर्मियोजेनेसिस होता है। हाँ सही बात है, ये पूरा उसका फंक्शन समझाया गया है। जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12th वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर आपको LH FSH के रोल्स में ये वाला पार्ट मिल जाएगा इजीली, ठीक है। वैसे तो ये चीज 2 जगह मेंशन होनी चाहिए थी, केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन में भी और यहाँ पर भी, बट ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्लियर कट दिया हुआ है, और इसी टाइप की लाइन एनसीईआरटी में दी हुई है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में LH FSH का काम आप जब मेल्स में पढ़ोगे, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस वाला पैराग्राफ, तो आपको ये पार्ट मिल जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, थोड़े ही और बचे हैं, 6 क्वेश्चन और बचे हैं शायद, हाँ। मीजोजोइक एरा, प्रोटेरोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा, पेलेओजोइक एरा, ठीक है। इसमें मीजोजोइक एरा में क्या हुआ था, तो मीजोजोइक, ये तो पूरा रट्टू है ये क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा A3B1C4D2, तो A का 3B1C4D2 गलत लगा दिए, ठीक है, A3B1C4D2, यस, हाँ ठीक है, इस टाइप से आएगा। रटना है पूरा यार, इवोल्यूशन में वो जो पैराग्राफ दिया है जिसमें किस एरा में किसका फॉर्मेशन हुआ, कौन पहले अपीयर हुआ, इसके बारे में पूरा डेटा आपको प्रॉपर उधर एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अच्छा एक छोटी सी हिंट दूं, इस चीज को आपको पढ़ना हो ना, तो एक बुक है एनसीईआरटी रीबूस्टर करके, उसमें आप देखना, उसमें ये वाला जो इवोल्यूशन का ये सारा डेटा है ना, ये बहुत ज्यादा इजी और सिंप्लीफाइड वे में दिया है, अगर थ्योरेटिकली पढ़ना हो तो उस बुक से आप एक बार पढ़ के देखना, आपको जल्दी लर्न होगा। यहां आप डायरेक्ट लर्न करने जाओगे ना, तो ये सब चीजें बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है, ठीक है। सब डेटा है, फैक्चुअल थिंग्स है, ये तो याद करना है, इसमें हम कुछ मतलब दिमाग लगाने वाली चीज है नहीं, सॉल्वेबल थिंग नहीं है, याद रखने वाली चीज है ये। नेक्स्ट पे आएंगे, देखो यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम हमारी बॉडी में कहां पाई जाती है, कौन सी सेल्स होती है जो यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलिया है, दे आर गॉबलेट सेल्स, ठीक है। ये हम अच्छे से जानते हैं कि यूनिसेल्युलर का जो एग्जांपल है वो है गॉबलेट सेल्स। कंपाउंड एपिथेलिया हमारी स्किन होती है, ठीक, मॉइस्ट सरफेस, और साथ साथ कंपाउंड एपिथेलिया और भी जगह होती है, देखते हैं। मल्टी सेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलिया, मल्टी सेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलिया हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स है। एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलिया, एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलिया, कंपाउंड एपिथेलिया, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी। बी का 4 लग रहा है मुझे, बी का 4, यस, और इसका 2 पेनक्रियास। एंडोक्राइन का तो एक ही एग्जांपल है पेनक्रियास, इन ऑप्शंस में, मतलब यहां पर जो हम ऑप्शंस देख रहे हैं उसमें तो एक ही दिख रहा है हमें, सही है, इस हिसाब से ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे आ रहे हैं हम लोग अब अगली लिस्ट पे, उससे पहले आंसर तो देख लें यार, क्या कर रहा हूं मैं। A3B4 C1D2, A3B4 C1D2, A3 तो एक ही दिख रहा है, यही है करेक्ट ऑप्शन। RNA polymerase 3 termination and of transcription, splicing of exon, TADAVOX, SNRNPs, promoters, रो फैक्टर एंड, अच्छा टर्मिनेशन ट्रांसक्रिप्शन कौन करता है, रो फैक्टर करता है, ये तो हम जानते हैं, वो डायग्राम में दिया हुआ है, जो ट्रांसक्रिप्शन का सेकंड और थर्ड डायग्राम है ना, उसी में मिल जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन में भी 2-3 डायग्राम दिए हुए ना, मोस्ट प्रोबेबली सेकंड डायग्राम जो दिया है उसमें मिलेगा ये, ठीक है। स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन जो होता है वो किसका होता है, और ये RNPs टाइप हो गया शायद गलती से, मुझे लगता है RNA होगा ये, SNRNA। ओके, तो A का आ जाएगा 4, बिकॉज RNA पॉलीमरेज 3 इन दोनों के लिए करता है। HNRNA mRNA
इनका सिंथेसिस जो होता है वो आरएनए पॉलीमरेज 2 का है, आरआरएनए वगैरह का जो है आरएनए पॉलीमरेज 1 का है, जो 3 है वो एसएनआरएनए और टीआरएनए के लिए काम करता है। तो ये एक मिल गया हमें ए का 4, ए का 4 हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, आंसर तो मिल गया। फिर बी का 3 जस्टिफाइड लग रहा है कि हाँ ठीक है, सी का 1 जस्टिफाइड लग रहा है कि स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन एसएनआरएनए, एसएनआरएनए होना चाहिए ये, और एसएन नहीं एचएन, ठीक है। फिर टाटा बॉक्स एक बच रहा है, टाटा बॉक्स का आ जाएगा क्या प्रमोटर, ठीक है। टाटा बॉक्स का कुछ ऐसा खासा आपको देखने की जरूरत नहीं, इनसे ही हमें पता चल जाएगा। अगले पे आते हैं, देखो एज पर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर बी पॉजिटिव, मदर ए पॉजिटिव, चाइल्ड ओ पॉजिटिव, देयर रेस्पेक्टिव जीनोटाइप कैन बी, किसके, पेरेंट के, ओके मतलब तीनों के बोलने हैं ना, पहले किसका, फादर का फिर मदर का, ठीक है। अच्छा जब भी कोई ब्लड ग्रुप वाले पेरेंट्स के बच्चे का ओ आए तो दोनों हेट्रोजाइगस ही होंगे। ये चीज का क्रॉस मैं आपको भले ही बना के दिखा देता हूं पुनेट चार्ट से, देखो जल्दी से, ठीक। यहां रखो आई ए और आई ओ, आई बी आई ओ, चाइल्ड हो सकते आई ए आई बी, फिर आई ए आई ओ, आई बी आई ओ और आई ओ आई ओ, मतलब ओ ब्लड ग्रुप अगर बेबी का आ रहा है, चाइल्ड का आ रहा है, तो पेरेंट्स दोनों को अगर कुछ ब्लड ग्रुप कैरी कर रहे हैं तो हेट्रोजाइगस होना जरूरी है, ए और बी है तो, ठीक है। यही कंडीशन बन सकती है बस, कभी भी अदरवाइज ए और बी ब्लड ग्रुप वाले पेरेंट्स का ओ नहीं आता, सिर्फ हेट्रोजाइगस कंडीशन एक कंडीशन है जिसमें आता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ओ होना चाहिए। तो हमारे पास पता चल गया कि जो फादर है, ये फादर है ना, तो फादर का आ जाएगा आई बी आई ओ, मदर का आ जाएगा आई ए आई ओ और चाइल्ड का आ जाएगा आई ओ आई ओ। इस हिसाब से ऑप्शन ढूंढ लेते हैं हम लोग, आई बी आई ओ, आई ए आई ओ और आई ए आई ओ आई ओ, इस हिसाब से यही तो सही है और क्या, ठीक, ठीक है। ये देखो ये होमोजाइगस वन से ये हो नहीं सकते, इसमें भी होमोजाइगस वन या उस टाइप से आ रहे, ये हो नहीं सकते, आई ए आई बी और आई ए आई, नहीं ये नहीं हो सकता क्योंकि बेबी का तो ओ ब्लड ग्रुप है ना, आई ए आई पे तो ए हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन, बेबी का सही नहीं बैठ रहा, सिर्फ एक कंडीशन में बैठ रहा है, तो उस हिसाब से ए ओनली, मतलब फर्स्ट ऑप्शन मिल गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ डबल मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों ही डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है क्या, यस दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू द क्लोरोप्लास्ट, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। सेकेंड वाला जो है इसका ऐसा कुछ स्पेसिफिक ऐसा बोला नहीं गया कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटिवली परमिएबल, लेस परमिएबल, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल होती है क्लोरोप्लास्ट से, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये वाला यहां पर हमारा गलत स्टेटमेंट है, तो इस हिसाब से आंसर क्या है, टू मतलब स्टेटमेंट वन एक मिनट, इन्होंने बोला बोथ आर इनकरेक्ट, जो कि गलत है, नहीं। इसमें देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट, इसके बारे में कुछ नहीं है। इसका आंसर आना चाहिए कि स्टेटमेंट वन करेक्ट, स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट, स्टेटमेंट वन करेक्ट, स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट, थर्ड वन होना चाहिए इसका, ठीक। नाउ गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, इन्होंने इसका फिर, अच्छा ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया गलती से, ये टाइपिंग एरर है, और यहाँ कुछ और क्वेश्चन होना चाहिए, उस हिसाब से आंसर आ गया, टाइपिंग एरर बेटा। तो देखो इसमें तो यहाँ 3 ही दिया है, ये वाला आंसर है इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन तो कैंसिल मान लो, इसमें वही है, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट, दूसरा स्टेटमेंट गलत, उस हिसाब से ही थर्ड आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, एक क्वेश्चन मतलब कोई मिसिंग है वो देख लेंगे हम लोग कभी फिर बाद में क्लास के टाइम पे, अब आई डोंट नो कौन सा मिसिंग है इस पीडीएफ में, स्टडी करते हैं हम जब करेंगे ना, हम क्लासेस चालू करेंगे, मैं ढूंढ लूंगा वो क्वेश्चन जो भी बचा होगा वीडियोस में देख के या इस पीडीएफ से देख के, और फिर हम लोग उसको कवर कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, देखो एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, एक्रोमेगेली, कुशिंग्स सिंड्रोम एंड क्रेटेनिज्म, इसमें से दो मुझे बहुत जल्दी याद आ जाते हैं, दैट इज एक्रोमेगेली, ये है ग्रोथ हार्मोन के एक्सेसिव प्रोडक्शन एट एडल्टहुड, क्रेटेनिज्म चाहे मतलब किसी अगर मदर को हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
तो क्रेटिनिज्म होता है बेबी को, डेफ म्यूटिज्म बोलते हैं इसे हम आम भाषा में। एक्रोमेगेलिया, एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल, मून फेस एंड हाइपरग्लाइसीमिया। 2 मिनट रुकते हैं इसके लिए। हाइपोसेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड स्टंटेड ग्रोथ, क्रेटिनिज्म से इसको जोड़ सकते हैं क्या हम इजीली? ठीक है, इसको जोड़ देते हैं, सही है ये। और एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, हाइपर सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड प्रोट्रूडिंग आई बॉल्स। पहले तो ये हो गया और ये इधर आ जाएगा, कुशिंग के लिए एक बचेगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से होंगे ये मैच। जो एक्सोफ्थेल्मिक गोइटर है हाइपर सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन ही होता है, तो ये आ जाएगा। तो A3 दिख रहा है, 2 में दिख रहा है, 2 को हटाओ। फिर B4 दोनों ऑप्शंस में, C1 D2 इस तरह से। C का हमने जो मिला है उसमें 1 आ रहा है, तो C1 D2, तो ये आ जाएगा 4th ऑप्शन। ठीक, यहाँ हमारे पूरा पोर्शन खत्म होता है। पूरा पेपर हमने डिटेल में डिस्कस किया, और ये जो क्वेश्चन है आपको ये केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन चैप्टर में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग अब बहुत ही जल्द एक नई सीरीज चालू करेंगे जिसमें 11th 12th का हर एक पोर्शन हम डिटेल में धीरे धीरे पूरा कवर करेंगे। ठीक है, एक चैप्टर को मल्टीपल वीडियोस में कवर करेंगे और स्लोली ग्रेजुअली, ताकि बिल्कुल बेसिक्स से हर बच्चे को समझ में आए और सबके पास ये रिसोर्स अवेलेबल हो इजी, और आप आसानी से इससे पढ़ पाएं। इसके लिए हम लोग हर चैप्टर को छोटे छोटे पोर्शंस में बांट के, एक चैप्टर के 3 से 4 वीडियोस एज पर द रिक्वायरमेंट। जो चैप्टर बहुत लंबा होगा उसमें ज्यादा लग सकते हैं, जो चैप्टर छोटा होगा उसमें 2 में ही खत्म हो जाएगा या 3 में खत्म हो जाएगा। हम उस तरह से प्लान करके अब हर वीकली या फिर वीकेंड से ऑल्टरनेटिव डेज के हिसाब से, जैसा भी अब प्लान होगा एकेडमी के द्वारा, उस हिसाब से हम लोग वीडियोस अपलोड करते रहा करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। या